चलिए तो सबसे पहले मैं अमर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी क्लासेस जो है ये सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। कल की क्लास में हमने कर व्यवस्था को समाप्त कर लिया था, टॉपिक को टैक्सेशन सिस्टम या फिर टैक्स सिस्टम चैप्टर को हमने कल समाप्त कर लिया था। आपको कल की क्लास में मैंने अंत में बताया था कि मैं एक अलग टॉपिक के रूप में आपको विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन जरूर बता दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर से चर्चा में आ गया है तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। वैसे जनरली पुराना हो गया था मुद्दा तो हम लोग इतनी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन चूंकि अभी पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट भी आ गया और फिर अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन दे दी है कि 2000 के जितने नोट हैं वो बदलवा लो या जमा कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसी कारण से जो है वो हमें एक बार फिर से विमुद्रीकरण को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। तो जरा पढ़ते हैं विमुद्रीकरण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विमुद्रीकरण। इसी को क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है? विमुद्रीकरण और विमुद्रीकरण से संबंधित क्या मुद्दे हैं, जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी देश में मुद्रा जो होती है वो विनिमय का एक माध्यम, लेन देन का एक माध्यम होता है जो क्या है? मुद्रा। जैसे मान के चलिए मुझे आपसे चावल खरीदना है तो बदले में मैं आपको क्या देता हूं? कुछ पैसा देता हूं। आपको मान के चलिए मुझसे जो है वो क्या खरीदना है? कुछ भी खरीदना है। मान के चलिए क्या कि एक बोतल जो है वो कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, ठीक ना? आप बदले में मुझे क्या पे करते हैं? मुझे मुद्रा के रूप में पे करते हैं। यानी कि मुद्रा जो है वो क्या है? विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। ठीक, जरा देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ भी विनिमय का माध्यम तो हो नहीं सकता है। तो यानी कि उस देश की सरकार जो है वो किसी एक करेंसी, किसी एक नोट, किसी एक मुद्रा को कुछ अधिकार प्रदान करती है, उसको जो है वो वैधानिक रूप से मान्यता देती है, कानून के रूप से उसे मान्यता देती है। तो ऐसी मुद्रा जिसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो, स्वीकृति, या इसे दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं जिसे सरकार द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया हो। वैधानिक दर्जा दिया गया हो उस देश में उस मुद्रा को लीगल टेंडर माना जाता है। पॉइंट समझ में आया? देखिए, पहली बात के रूप में तो मैंने क्या कहा कि मुद्रा जो है वो विनिमय का आधार है। अब एक बात बताइए, तो क्या हम किसी भी चीज को विनिमय का आधार मान ले? नहीं ना। तो जब देश की सरकार किसी एक पर्टिकुलर मुद्रा को वैधानिक दर्जा प्रदान करे, यानी कि कानून के माध्यम से अगर उसको बैकिंग प्रदान करे, तो हम उस मुद्रा को क्या कहते हैं? लीगल टेंडर कहा जाता है, ठीक ना? जैसे कि जब भी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो भी करेंसी नोट, जो भी सिक्के जारी किए जाते हैं वो सारे क्या है? वो सारे लीगल टेंडर हैं। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा उसमें मान्यता प्राप्त है, सरकार ने उसे वैधानिक दर्जा दे रखा है। अगर सरकार उसे वैधानिक दर्जा नहीं देती है तो उसे हम लीगल टेंडर नहीं कहेंगे।
ठीक ना। जैसे एक बात बताइए, हमारे यहाँ एक्सचेंज के रूप में बिटकॉइन वगैरह को भी यूज कर लिया जाता है कि मैंने आपसे कोई चीज खरीदा, बदले में बिटकॉइन के रूप में मैंने पे कर दिया, या क्रिप्टो करेंसी के रूप में पे कर दिया, ठीक ना। लेकिन उसे लीगल टेंडर नहीं कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसको सरकार द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर है। मान के चलिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, आपके पास खूब सारे कॉइन्स जमा हो गए हैं, या फिर वो भी, अरे बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं ना। अब एक बात बताइए, उस गेम में आपने मुझसे कुछ खरीदा और बदले में मुझे वो पॉइंट्स आपने ट्रांसफर किए, तो क्या हम उसे लीगल टेंडर कह देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा उसे वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। तो हर मुद्रा या हर चीज जो विनिमय का माध्यम हो, उसे हम लीगल टेंडर नहीं कहेंगे। लीगल टेंडर कहलाने के लिए उसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से विनिमय का माध्यम स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। अगर सरकार उसे वैधानिक रूप से ऐसा बोल दे कि हाँ ये विनिमय का माध्यम है हमारे देश में या इस देश में, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं लीगल टेंडर। यहां तक लीगल टेंडर समझ में आया? चलिए, जब यहां तक वैधानिकता समझ में आ गई, तो अब जरा हम समझते हैं कि आखिर विमुद्रीकरण क्या है। अब देखिए, एक मुद्रा को लीगल टेंडर क्या बनाता है? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या दी गई वो वैधानिक मान्यता। अब यदि सरकार या केंद्रीय बैंक किसी मुद्रा से अपनी उस वैधानिक समर्थन को यदि वापस खींच ले, तो हम इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है विमुद्रीकरण। कि सरकार ने, मान के चलिए, क्या कर रखा था, 1000 के नोट को जो है वो वैधानिक मान्यता दे रखी थी। एक बार बताइए, वो कागज का टुकड़ा जो आपके पॉकेट में जो 100 रुपए का कागज का टुकड़ा है, आपको क्या लगता है उस 100 रुपए, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या 100 रुपए के बराबर है? नहीं। वास्तव में वैल्यू किस चीज की है? वैल्यू है कि उस पर जो आरबीआई के गवर्नर ने लिख रखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे में जो है वो शक्तिकांत दास जी ने जो सिग्नेचर कर रखा है, वैल्यू उसकी। बात समझ में आ रहा? तो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो उसको मान्यता प्राप्त है, उसकी वैल्यू होती है, वो उसे लीगल टेंडर बनाती है। और जब सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जब किसी नोट या सिक्के से इस वैधानिकता को समाप्त कर दिया जाता है, तब हम उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तो विमुद्रीकरण को कैसे डिफाइन कीजिएगा? जब किसी मुद्रा या सिक्के से सरकार द्वारा वैधानिकता को समाप्त कर दिया जाए, तो इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही हम विमुद्रीकरण कहेंगे। बात समझ में आ रहा? देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा जो है वो विमुद्रीकरण किसी भी देश में सामान्य परिघटना रही है। हर देश में जो जनरली केंद्रीय बैंक जो है, या फिर मतलब उस देश की सेंट्रल बैंक जो है, जैसे कि भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ कुछ समय पर विमुद्रीकरण करते रहते हैं, ठीक ना। लेकिन भारत की यदि हम बात करें, तो भारत में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करना आरबीआई एक्ट के क्लॉज 26 में वर्णित है। आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के क्लॉज 26 के भी आगे लिख लीजिएगा, 26(2) में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के क्लॉज 26(2) में वर्णित है कि सरकार यदि चाहे तो किसी भी मुद्रा से वैधानिकता को समाप्त कर सकती है।
ठीक है। देखिए आरबीआई एक्ट 1934 आपको मैं बता चुका हूं, सॉरी, कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, लेकिन आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। उसी आरबीआई एक्ट के क्लॉज 26(2) में वर्णित है कि यदि भारत सरकार चाहे तो वो किसी भी मुद्रा से वैधानिकता को छीन सकती है, ठीक ना। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए आजादी के बाद अब तक भारत में 3 बार विमुद्रीकरण सरकार द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा 3 बार किया जा चुका है अब तक। सबसे पहली बार किया गया था 1946 में, उसके बाद 1978 में, और फिर तीसरी बार कब किया गया? 8 नवंबर 2016 को। सबसे पहली बार किया गया 1946 में, दूसरी बार किया गया 1978 में, और सबसे लेटेस्ट कब? 8 नवंबर 2016। ठीक ना। वो दिन याद होगा 9 बजे, ठीक ना, जब अचानक से मोदी जी आए और आकर उन्होंने बोला क्या कि भाइयों एवं बहनों, हम क्या कर रहे हैं? हम 1000 के नोट जो है वो विमुद्रीकृत कर रहे हैं, यानी कि 1000 के नोटों को जो है हम प्रचलन से समाप्त कर रहे हैं और 500 रुपए के नए नोट जो है वो जारी कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, विमुद्रीकरण केवल 1000 रुपए के नोट का हुआ था, 500 के रुपए के नोट को जो है वो रिप्लेस किया गया था, नया नोट जारी किया गया था, इसका विमुद्रीकरण नहीं हुआ था। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। तो आपको बता रखा है मैंने क्या कि ये अधिकार देता है आरबीआई एक्ट 1934 सरकार को अधिकार देता है कि वो चाहे तो विमुद्रीकरण कर सकती है। तो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने किया कि 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और 500 के नोट नए जारी किए। यहां तक बात समझ में आ रही? जरा समझिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि नोट का विमुद्रीकरण करना पड़ गया। देखिए उससे जस्ट पिछले साल या फिर उस साल आरबीआई की तरफ से कई सारे रिपोर्ट्स जारी हुए। आरबीआई ने इन रिपोर्ट्स में एक टर्म का बार बार यूज किया जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं सॉइल रेट। सॉइल रेट, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। सॉइल रेट का क्या मतलब होता है? जब हम नोट के संदर्भ में सॉइल रेट की बात करते हैं तो सॉइल रेट का मतलब होता है कि वो दर जिस दर पर कोई नोट जो है वो खराब हो रहा है, ठीक ना। मतलब वो होता है ना कि नोट बार बार अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है तो उसका वियर एंड टियर होता है, वो खराब होता चला जाता है, घिसता चला जाता है, पर फिर नोट बर्बाद हो जाता है। तो जब नोट बर्बाद हो जाता है तो वो नोट वापस जाता है आरबीआई के पास बदले जाने के लिए। आपने ये चीज सुना होगा कि कटे फटे नोट या फिर मान के चलिए थोड़े से खराब हो गए नोट तो उसको आप बैंक के पास जमा कर दीजिए, और नोट्स जो है वो फाइनली आरबीआई के पास चले जाते हैं। आरबीआई क्या करती है? उस सेम सीरियल नंबर का नया नोट निकाल देती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो नोट के संदर्भ में सॉइल रेट का ये मतलब होता है। सॉइल रेट का मतलब ये होता है कि कोई नोट जो है वो किस दर पर खराब हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी खराब हो रही है। तो ये दर्शाता है कि नोट जो है वो कितने ज्यादा तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, ठीक ना। नोट का के उपयोग या हस्तांतरण के माध्यम से नोट के खराब होने की दर को कहते हैं सॉइल रेट। ठीक ना। एक हाथ से दूसरे हाथ में नोट के हस्तांतरण के माध्यम से नोट के खराब होने की दर को क्या कहते हैं? हम सॉइल रेट कहते हैं, ठीक ना। आरबीआई ने अपने स्टडी में क्या पाया कि 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट जो है
ये हम विमुद्रीकरण से पहले की बात कर रहे हैं। 100 रुपए के नोट का सॉइल रेट क्या था? 35%। जबकि 500 रुपए के नोट का सॉइल रेट कितना था? मात्र 22%। और 1000 रुपए के नोट का सॉइल रेट कितना था? मात्र 11%। अब जरा देखिए, इसका मतलब क्या है? 100 रुपए के नोट जो है वो 33% खराब हो जा रहे हैं, या फिर इनका सॉइल रेट जो है वो 33% है। ये दर्शाता है कि 100 रुपए के नोटों की लेन देन बहुत ज्यादा हो रही है, तभी तो खराब हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी, तभी उनका सॉइल रेट ज्यादा है। लेकिन जब हम आ रहे हैं 500 रुपए के नोट पर, तो 500 रुपए के नोट का सॉइल रेट जो है वो मात्र 22% है। इसका मतलब 100 रुपए की तुलना में 500 रुपए के नोट जो है वो ज्यादा लेन देन में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, यानी कि कहीं रखा जा रहा है। समझ रहे हैं ना मतलब? वही आगे क्या देखने को मिला कि 1000 रुपए के नोटों का तो सॉइल रेट और कम है, 11% है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा यही मतलब बन रहा है कि यानी कि 1000 रुपए के नोट जो है वो बहुत ज्यादा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा नहीं रहे हैं, और ये जो है वो काले धन के रूप में जो है वो कहीं स्टोर हो रहे हैं, काले धन के रूप में कहीं स्टोर होते जा रहे हैं। इसी कारण से क्या हुआ कि आरबीआई ने भी सरकार के साथ मिलकर जो है वो ये प्लान बनाया, या फिर ये विचार प्रस्तुत किया क्या कि हमें 500 और 1000 रुपए के नोट को जो है वो बदलने की आवश्यकता है। 1000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण कर देते हैं और 500 रुपए के नए नोट जारी करते हैं। इस स्वाइल रेट का चक्कर समझ में आया? स्वाइल रेट का मतलब होता है कि जितना एक हाथ से दूसरे हाथ में नोट जाएगा तो उतना ज्यादा वो घिसेगा ना, उतना ज्यादा वो जल्दी वो खराब होगा। तो अगर कोई नोट का स्वाइल रेट ठीक ठाक है, इसका मतलब क्या है? वो ये दर्शा रहा है यानी कि नोट जो है वो प्रचलन में है, एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है। और अगर किसी का स्वाइल रेट बहुत कम है तो इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि इसका मतलब ये नोट जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा ही नहीं रहा है, इसको कोई भंडार करके रख रहा है, कहीं ना कहीं ये रखा जा रहा है, चाहे वो काले धन के रूप में हो चाहे जिस रूप में हो, वो रखा जा रहा है, यानी कि संचय किया जा रहा है। ठीक ना? इस कारण से भी क्या किया गया? विमुद्रीकरण का प्रयत्न किया गया। वैसे यदि बात करें तो विमुद्रीकरण के कुछ घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे। घोषित उद्देश्य कि सरकार ने क्या कहा, मोदी जी जो आए थे उन्होंने क्या कहा कि हम क्यों विमुद्रीकरण कर रहे हैं। तो जरा घोषित उद्देश्यों की बात करते हैं। घोषित उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य था कि इसके माध्यम से काले धन पर नियंत्रण करना, ब्लैक मनी पर नियंत्रण करना। काले धन पर नियंत्रण मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि मान के चलिए वो जो 1000 रुपए के नोट, वो जो 500 रुपए के नोट जो काले धन के रूप में कहीं भी संचित है, तो क्या होगा अगर विमुद्रीकृत कर दिया जाएगा या उस नोट को फिर से वापस करके नया नोट लेना है, तो सिंपल सी बात है वो जो काला धन है वो तो बाहर आएगा ना। अभी तक जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, आपको नोट बदलवाने के लिए तो उसको बैंक में ले जाना ही पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा? काले धन पर प्रहार किया जा सकता है। ये पहला उद्देश्य था। उद्देश्य समझ में आ रहा? ठीक ना? मान के चलिए मैंने काले धन के रूप में जो है वो 500 करोड़ जमा कर रखा है, अब सरकार ने बोल दिया क्या कि 1000 रुपए के नोट जो है वो प्रचलन से ही बाहर है। अब एक बात बताइए, अगर मैंने वो 1000 रुपए के नोट के रूप में भर रखे थे, तो अगर मैं उनको नहीं बदलाऊंगा तब तो फिर वो किसी काम के ही नहीं रहे, और अगर मैं उनको बदलाने ले जाऊंगा तो वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा ना। बात समझ में आ रहा? वो बैंकिंग तंत्र में आ जाएगा, तो फिर सरकार की निगरानी में आ जाएगा। आरबीआई जो है उस पर नजर रख सकती है कि पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत एक्टिव हो जाएगी कि अच्छा 50,000 की तनख्वाह 500 करोड़ कहां से, ठीक ना? तो फिर आपको जवाब भी तो देना पड़ेगा। ठीक, तो पहला तो उद्देश्य इसका यही था कि काले धन पर नियंत्रण करना। यदि दूसरे उद्देश्य की बात करें तो इसका दूसरा उद्देश्य इसी से संबंधित था, क्या? इससे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा। जरा कभी प्रयास कीजिएगा, किसी सरकारी दफ्तर में जाइएगा, वो मानते हैं ना कि मिठाई खाने के लिए तो कुछ दीजिएगा ना, सर आपका काम करवा देंगे तो बदले में मिठाई खाने के लिए तो कुछ दीजिएगा, ये सब कोड वर्ड होते हैं।
ठीक ना, सीधे नहीं, मिठाई खाने के लिए कुछ। तो बोलिएगा क्या कि सर कैश नहीं है, नंबर दीजिए सर, ऑनलाइन कर देते हैं आपका मिठाई आपको। देखिएगा तुरंत मना करें, अरे अरे नहीं नहीं भाव, ऐसे नहीं, कैश दीजिए। बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि वो जो नोट है जो भ्रष्टाचार के रूप में जो इधर उधर जाता है, वो सब कैश के रूप में रहता है। ठीक ना, और भ्रष्टाचार कर करके कुछ लोगों ने, देखते हैं ना बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह, घर पे कभी छापा मारता है, पड़ता है तो अचानक से पता चलता है कि बोरी में भर के जो है वो नोट निकल रहा है। ठीक ना, तो भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण। सिंपल सी बात है, अगर विमुद्रीकृत कर देगा तो जो दीवार में भरे हुए हो नोट, तो तोड़ तोड़ के निकालना पड़ेगा ना, जाके बदलवाओगे तभी तो, नहीं तो फिर तो वो दीवार ही बन के रह जाएगा, तब तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसका एक घोषित उद्देश्य ये भी था कि इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा, मतलब नियंत्रण किया जा सकेगा। यदि हम तीसरे घोषित उद्देश्य की बात करें तो तीसरा इसका घोषित उद्देश्य था, इससे नकली नोटों का जो पूरा तंत्र है उस पर भी चोट की जाएगी। नकली नोट के पूरे तंत्र पर चोट की जाएगी। जरा बात को समझिएगा, नकली नोट क्या होते हैं? फर्जी देखी है आप लोगों ने, अभी जो वेब सीरीज आई थी फर्जी, शाहिद कपूर वाली, उसमें देखिएगा क्या होते हैं, वो लोग एक पैटर्न पूरा जो है वो प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं, एक प्रॉपर वो जो है फिक्स कर लेते हैं, और इसके माध्यम से क्या करते हैं, नकली नोट जारी कर रहे होते हैं, नकली नोट छाप रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मान के चलिए सरकार क्या करती है, बीच बीच में विमुद्रीकरण कर देती है, तो इससे क्या हो जाएगा, उनका जो पूरा सेटअप है वो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने जो भी छाप के रख रखे हैं, जैसे फर्जी में दिखाया था ना कि कितनी बड़ी ढेर थी 2000 के नोटों की, अब मान के चलिए अचानक से सरकार ने बोला क्या कि 2000 के नोट बंद, तो सारा ढेर का ढेर ही रह जाएगा ना, तो फिर तो वही करो, माचिस मारो उसमें, और क्या कर सकते हो। बात समझ में आया? तो नकली नोटों पर प्रहार करना ये भी इसका एक उद्देश्य। इतना ही नहीं, आपको पता है ना, नकली नोटों के कारोबार के माध्यम से ही आतंक को फंडिंग दी जाती है। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि आतंक फंडिंग या आतंकी से संबंधित फंडिंग पर नियंत्रण। ये भी एक इसका उद्देश्य था कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको पता ना, स्लीपर सेल्स एंड ऑल दैट, पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। सामान्यतः आतंकी फंडिंग जो क्रॉस बॉर्डर बाहर से पाकिस्तान हो गया या इधर चाइना से हो गया, उधर म्यांमार से हो गया, जो पैसे आते हैं भारत में नकली नोट के रूप में, चाहे जिस रूप में भी आते हैं भारत में, और फिर क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से आतंकवाद को फंडिंग की जाती है कि भारत में जो है यहाँ बम फोड़ दो, यहाँ दंगा फसाद करवा दो, इन सब के लिए जो फंडिंग आती है इस पर भी नियंत्रण करना जो है वो इसका एक उद्देश्य था। ये तो थे कुछ औपचारिक रूप से घोषित उद्देश्य, इसके अलावा कुछ अघोषित भी उसके उद्देश्य थे, जैसे कि एक बात बताइए, वो जो नोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और नीचे शक्तिकांत दास का सिग्नेचर है, यानी कि ये 2000 का नोट आरबीआई के ऊपर देता है, आरबीआई के ऊपर ये लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई को इस के पीछे जो है वो अपना वचन देना है। बात समझ में आ रहा है? और आपको मैंने भारत में नोट छपने की जो पद्धति थी उस टाइम बताया था कि हमारे यहाँ मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो होता है कि हम 200 करोड़ के नोट मतलब 200 करोड़ वर्थ जो है कुछ और छाप के रखते हैं, चाहे वो सोना के रूप में रखें, चाहे विदेशी डॉलर के विदेशी करेंसी के रूप में रखें, और तभी हम भारत के नोट जारी कर सकते हैं, ठीक ना, एक साल में। तो एक जो इसका अघोषित उद्देश्य ये भी था कि मान के चलिए, अघोषित उद्देश्य इसका अघोषित उद्देश्य ये भी था कि मान के चलिए 1000 रुपए के 5 करोड़ नोट जो है वो अर्थव्यवस्था में प्रचलन में है। अब मान के चलिए किसी कारण से 5 करोड़ में से मात्र 4 करोड़ ही जो है वो वापस जमा हो पाए। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कुछ जो है वो आतंकियों के पास हो, या मान के चलिए कुछ जो है वो ब्लैक मनी के रूप में हो जिसको नहीं कर सकते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने सबने देखा होगा कि नदियों में जो है वो नोट फेंक दिए जा रहे थे, कहीं जो है वो बोरी बांध के फेंक दिया जा रहा था, इस तरह की भी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली। बात समझ में आ रहा ना?
तो ये जो मान के चलिए 5 करोड़ नोट थे अर्थव्यवस्था में, लेकिन आरबीआई के पास या बैंकिंग सिस्टम में वापस 4,000 नोट किया। तो एक बात बताइए, ये जो 1 करोड़ नोट जो थे ये तो समाप्त हो गए ना, यानी कि आरबीआई के पहले जो ये 5 करोड़ नोटों पर देयता थी, अब वो घटकर मात्र 4 करोड़ नोटों पर रह जाएगी कि नहीं। तो इसका एक अघोषित उद्देश्य ये भी था कि इसके माध्यम से आरबीआई के ऊपर देयता को कम करना। एक लाइन में बस इतना समझ लीजिए कि यदि सारे नोट नहीं आए तो आरबीआई का फायदा है, ठीक ना। सारे नोट वापस नहीं आए तो आरबीआई का फायदा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सरकार आरबीआई का वो लायबिलिटी हुआ करती थी, आरबीआई की देयता थी। क्यों? क्योंकि उस पर आरबीआई का वचन लिखा हुआ था। अगर वो वापस ही नहीं आए तो यानी कि वो बर्बाद हो गए नोट, तो वो बर्बाद हो गए नोट तो आरबीआई का फायदा है। क्यों? क्योंकि अब वो तो प्रचलन में वैसे ही नहीं है। ठीक, तो इसका एक अघोषित उद्देश्य ये भी था। हालांकि ये अघोषित उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 15.41 लाख करोड़ 15.41 लाख करोड़ वर्थ के क्या थे? वर्थ के जो है ये नोट थे, जिनका विमुद्रीकरण या पुनर्मुद्रीकरण किया गया था। इसमें से 15.31 लाख करोड़ नोट मूल्य के नोट जो है वो अर्थव्यवस्था में, वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इतने नोट वापस आ गए, इतने थे, इतने वापस आ गए। ठीक, आप लोगों को बता रखा है मैंने, जब मनी मार्केट पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था ना, M1, M2, M3, M4 बताया था। M1 यानी कि आरबीआई को सब पता रहता है कि कितनी मुद्रा है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वही छाप के जारी कर रही है, तो उसको सब पता रहता है। M1 में बताया था ना कि रिजर्व विथ आरबीआई एंड द करेंसी विथ पब्लिक, आम लोगों के पास जो भी पैसा है और आरबीआई के पास जो बचा हुआ है वो सारा M1 कहलाता है, याद कीजिए। तो 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के थे ये 1000 और 500 रुपए के नोट, जिसमें से 15.31 लाख करोड़ वापस आ गए। तो आरबीआई के ऊपर देयता कम तो हुई, दिख रहा ना, लगभग इतनी तो कम तो हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। तो यानी कि ये जो अघोषित उद्देश्य था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया, या फिर अघोषित उद्देश्य था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, एक बात बताइए, यह भी निश्चित है क्या कि आरबीआई ये भी नहीं चाह रही थी क्या कि उसी रूप में जिस रूप में पहले जो है वो मुद्रा करेंसी सर्कुलेशन में था उसी अनुपात में जारी करें। क्यों? क्योंकि एक अघोषित उद्देश्य ये भी था कि इसके माध्यम से, विमुद्रीकरण के माध्यम से भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर, या कम नकदी अर्थव्यवस्था, नकदी रहित तो ठीक नहीं टर्म रहेगा, कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना है। नकदी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा क्या कि विमुद्रीकरण के बाद से ही यूपीआई हो गया, एनपीसीआई ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया यूपीआई को लॉन्च करना, यूपीआई को बढ़ावा देना। इस कारण से आप देख लीजिए हमारा जो यूपीआई का मॉडल है, पूरा विश्व जो है वो इसके आगे जो है वो नतमस्तक है। अलग अलग विश्व के देश जो है वो हमसे बोल रहे हैं कि यार हमें भी सिखा दो या हमें भी जोड़ दो इस यूपीआई सिस्टम से। डॉलर के एकाधिकार पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो एक इसका अघोषित उद्देश्य ये भी था, इसका एक अघोषित उद्देश्य ये भी था कि इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से कम नकदी की अर्थव्यवस्था की ओर भी हम बढ़ सकेंगे। बात समझ में आ रहा? यहां तक बात समझ में आ रहा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह होता है ना तो उस मनी को ट्रैक करना आसान होता है। अगर पैसा का फ्लो जो है वो अगर कैश के रूप में हो रहा होता है तो पता नहीं चलता है कि कहां पैसा गया, किसके हाथ से गया। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा होता है तो उस पर निगरानी करना, उसको ट्रैक करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस कारण से भी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या कर रहे थे, मतलब इस कारण से भी जो है वो अर्थव्यवस्था में कम नकदी की ओर बढ़ावा दिया जा रहा था, कम नकदी की ओर जो है वो सरकार प्रयत्न कर रही थी कि हम बढ़े।
ठीक, तो ये कुछ इसके अघोषित उद्देश्य थे। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि लोगों ने कई सारे लूप होल्स का प्रयोग किया और धन शोधन, लूप होल्स, धन शोधन, हवाला, सब बता रखा है आप लोगों को। इन सब का प्रयोग करके लोगों ने खूब सारा पैसा जो है वो ब्लैक से व्हाइट वगैरह कर लिया, किसी और के खातों में डलवा दिया। इस तरह से जो है वो लोगों ने बहुत सारी चीजें की, ठीक ना। ठीक, लेकिन बात वही है ना कि पैसा को चाहे आपने जैसे भी जमा कर दिया आगे हो, लेकिन अगर कोई भी पैसा जमा होता है तो वो पद चिन्ह छोड़ती है। भविष्य में भी मान के चलिए इस चीज को तो आराम से ट्रैक किया जा सकता है ना कि एक बात बताइए, जब विमुद्रीकरण हुआ तब आपके खाते में अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि बैंक के पास तो आपका डेटा है ना। बैंक को तो पता है कि पहले आपका एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 5,000 रुपया हुआ करता था, अचानक से जैसे ही विमुद्रीकरण हुआ आपके खाते में 5 लाख रुपया आ गया। कहां से आ गया? यानी कि इन बेसिस पर जो है वो धीरे धीरे कार्रवाई की जा सकती है, ठीक ना। इतना ही नहीं, इस पूरी श्रृंखला में ये भी देखा जा सकता है आराम से, इस पूरी श्रृंखला में ये भी देखा जा सकता है आराम से, बाद में भी देखा जा सकता है इस चीज को भी बाद में देखा जा सकता है क्या कि तुम्हारे पास आय का स्रोत क्या था, कहां से तुमने इतना पैसा लाया, इस पर पूरी निगरानी की जा सकती है। कई सारी सेल कंपनियां जो नाम मात्र की कागजों पर कंपनियां थी, जो वास्तव में नहीं थी, उन सब पर भी कार्रवाई की गई और कार्रवाई आगे भी चल रही है। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे आप लोगों ने सुना होगा कि विमुद्रीकरण के जस्ट बाद के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि सरकार का कर संग्रहण अचानक से बढ़ा। तो देखिए कुछ तो लूप होल्स का प्रयोग हुआ, लेकिन इसके कई सारे फायदे भी हुए, जैसे कि सरकार का कर संग्रहण अचानक से बढ़ा। आयकर संग्रहण में 41% का उछाल देखने को मिला। 41% का उछाल देखने को मिला, समझ रहे हैं? लगभग 1.5 गुना हो गया आयकर संग्रहण। इतना ही नहीं, बाकी जो कर हैं जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उस टाइम जीएसटी लागू नहीं हुआ था 2016 में, 2017 में जीएसटी लागू होगा, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल, ठीक ना, सेंट्रल प्रोडक्ट टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसमें जो है वो 33% की वृद्धि देखने को मिली। सेवा कर, सर्विस टैक्स, इसमें जो है वो 20% के आसपास वृद्धि देखने को मिली, ठीक ना। यानी कि मतलब कर संग्रहण में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली। इतना ही नहीं, लगभग 1.8 मिलियन खातों को चिन्हित किया गया, जहां पर पहले पैसा नहीं हुआ करता था या कम पैसा हुआ करता था, अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। ऐसे 1.8 मिलियन खातों को चिन्हित किया गया है, बैंक खातों को चिन्हित किया गया। ठीक ना, ऐसे 1.8 मिलियन बैंक खातों को चिन्हित किया गया। इन पर कार्रवाई होती रहती है, आगे भी होती रहेगी कार्रवाई धीरे धीरे, ठीक ना। कई सारी सेल कंपनियां जो बिना मतलब के केवल कागजों पर थी, इन पर कार्रवाई की गई। तो ये सारे इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न, मतलब इसके कुछ जो है वो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए। यदि हम नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो नेगेटिव इंपैक्ट में यदि हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला तो यही देखने को मिला कि विमुद्रीकरण के कारण जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र ज्यादातर कैश पर काम करता है। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था
असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो बहुत ज्यादा नियम कानूनों के दायरे में नहीं आता है, असंगठित क्षेत्र। और आपको ये भी बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि भारत में 86% से लेकर 90%, 85 से 90, मैंने बताया था ना, अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं, प्रतिशत तक रोजगार इसी क्षेत्र में है। और देश की जीडीपी में ये क्षेत्र लगभग 50% का योगदान करता है, लगभग 50% का योगदान करता है। बात समझ में आ रहा? तो अब जरा सोच के देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र जो उस नकदी पर आधारित है, अचानक से विमुद्रीकरण के कारण इस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ, ठीक ना। असंगठित क्षेत्र पर काफी कई सारे लोगों का जो है वो रोजगार छिना, ठीक ना। और इसके कारण से असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव उत्पन्न होगा, तो इसके कारण क्या होगा, एक दूसरा प्रभाव ये भी पड़ेगा कि जीडीपी भी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि 50% जीडीपी इसी क्षेत्र से तो आ रही है, तो अगर असंगठित क्षेत्र प्रभावित होगा तो देश की जीडीपी भी प्रभावित होगी, ठीक ना। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक शॉक था, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के लिए एक शॉक, झटका था, ठीक। तो पहला तो इसका यही नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ। यदि दूसरे नकारात्मक प्रभाव की बात करें, एक बात बताइए, अचानक से बैंकिंग सिस्टम में इतना ज्यादा पैसा आने लग गया, बैंकों के पास पहले ही इंप्लॉय की कमी, आप जैसे ही पहुंचते हैं काउंटर के पास पता नहीं कैसे लंच हो जाता है, या जो इंप्लॉय बैठा रहता है उसको बाथरूम लग जाता है, तो ये तो पहले से ही वैसे ही स्टाफ की शॉर्टेज है। और अचानक से क्या हुआ, विमुद्रीकरण के कारण आपने देखा होगा ना, बैंकों के सामने बहुत लंबी लंबी लाइनें, बैंकिंग तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव और लोगों को भी कई सारी परेशानियां उठानी पड़ी। तो दूसरा नकारात्मक प्रभाव तो ये दिखा कि बैंकिंग तंत्र पर भार बैंकिंग तंत्र पर भारी बोझ पड़ा, साथ ही साथ आम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाँ, लोगों को भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां तक बात समझ में आ रहा, ठीक ना। इसके साथ साथ क्या हुआ, विमुद्रीकरण तो कर दिया गया, लेकिन एक बात बताइए, वो नोट भी तो बदलने थे, लेकिन भारत के बहुत सारे क्षेत्र इतने सुदूर पूर्व, इतने दुर्गम क्षेत्रों में है, आधे लोगों को, बहुत सारे क्षेत्रों में तो लोगों को पता भी नहीं चला क्या कि 500,000 के नोट जो है वो बंद हो गए टाइम पर। और अगर मान के चलिए अगर पता भी चला, आरबीआई तुरंत वहां पर नए नोट पहुंचा पाने में भी विफल रही, ठीक ना। तो देश के दुर्गम क्षेत्रों में सुना होगा हेलीकॉप्टर वगैरह से पहुंचाया जा रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे देश के दुर्गम क्षेत्रों में में देरी या विफलता ये भी एक समस्या के रूप में दिखी। इसी कंटेक्स्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही अपने वर्डिक्ट में बोला। देख रहा, जनवरी 2023 की बात है, 5 जनवरी 2023, ठीक ना। क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नमेंट डिसीजन टू डिमोनेटाइज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि हाँ,
बिल्कुल सरकार को यह अधिकार था, सरकार को यह अधिकार था कि सरकार जो है वो डिमोनेटाइज कर सकती थी, ठीक ना। वही आरबीआई एक्ट, उसी की निगरानी की गई 4:1 के रेशियो से, ठीक ना। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है, दिख रहा ना, जनवरी में ही। इस कारण से भी ये मुद्दा जो है वो और ज्यादा न्यूज में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हाँ, सरकार के पास अधिकार था, लेकिन करने का जो तरीका था उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन हम उसको की निगरानी नहीं कर रहे हैं या हम उसकी जांच नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक ना, बात समझ में आ रहा। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि विमुद्रीकरण के कई सारे फायदे हुए और कुछ नुकसान हुए। तो ये कुछ नुकसान थे, लेकिन ये नुकसान मुख्यतः अल्पकालिक प्रकृति के थे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आरबीआई ने क्या किया, जल्दी से जल्दी जो है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए 2000 रुपए के नोट जारी कर दिए, ठीक ना। अब जब ये 2000 रुपए के नोट जारी हुए थे, उस टाइम बहुत सारे क्या बोलते हैं विद्वानों का या बहुत सारे जो जानकार लोग थे उनका यही तर्क था कि एक बात बताओ, जब 1000 रुपए के नोट बंद करके आप 2000 रुपए के नोट जारी करिएगा तो इसके कारण तो फिर से वही जमाखोरी प्रारंभ होगी, ठीक ना। 1000 रुपए के नोट से तो दुगना है ना 2000 का नोट, तो क्या होगा, फिर से जो वो जो जमा कर रहे थे, दीवारों में जो भर रहे थे, ठीक ना, अटैची में जो भर रहे थे, वो तो फिर से समस्या बढ़ेगी। लेकिन आरबीआई का ये तर्क था कि अचानक से हमने अर्थव्यवस्था से इतना सारा पैसा विड्रॉ किया है, तो हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है अर्थव्यवस्था में प्रवाहित करना होगा। तो इसीलिए इतने हाई डिनोमिनेशन के नोट्स जो है वो जारी किए गए थे, 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। बात समझ में आ रहा ना, आपको बता रखा है मैंने कि भारत सरकार, भारत में 10,000 तक के नोट जारी हो सकते हैं। वर्तमान के कानूनी प्रावधानों के अनुसार, आरबीआई एक्ट के अनुसार भारत में 10,000 रुपए तक के नोट जारी हो सकते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं इस चीज को। तो आरबीआई ने क्या किया, 2000 रुपए के नोट जारी किए। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2023 में, अभी मई 2023 में जो है वो आरबीआई ने घोषणा क्या कर दी है कि 2000 रुपए के नोट को जो है वो प्रचलन से बाहर ले रही है, वो संचलन से बाहर रख रही है। लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है 30 सितंबर 2023 तक का, कि 30 सितंबर 2023 तक आपके पास जितने भी 2000 रुपए के नोट हैं, आप उसको या तो बैंक में जमा कर दीजिए या फिर आप बैंक में जाके उनको बदलवा के उसके स्थान पर नए नोट जारी कर लीजिए। आरबीआई का क्लियर कट तर्क ये है कि 2000 रुपए के नोट जारी करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था जल्दी से जल्दी विमुद्रीकरण के उपरांत अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को सुनिश्चित करना। क्यों? क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट जो विड्रॉ किए गए थे ना, वो देश की अर्थव्यवस्था में कुल धनराशि के लगभग 80-85% के बराबर थे। तो यदि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा बाहर जाएगा तो जल्दी से जल्दी उसकी आपूर्ति के लिए बड़े नोट चाहिए ना। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि हमने 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो इसलिए 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, ठीक ना। चिप वेप नहीं था जो आपने सुना है इधर उधर, ठीक ना, न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि धरती में खुद के निकाल लेंगे एंड ऑल दैट, वो सब कुछ नहीं आरबीआई ने कहा था। आरबीआई का बस एकमात्र उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी जो है वो मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसी कारण से आरबीआई ने ये भी बोला कि हमने तो 2018 से ही 2000 के नए नोटों की छपाई बंद कर दी थी। 2000 के नए नोटों की छपाई हमने 2018-19 से ही बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि हमारा तो उस टाइम ऑब्जेक्टिव था, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था कि अर्थव्यवस्था में जो पैसे का फ्लो अचानक से कम हुआ है उस फ्लो को ठीक कर देना। तो वर्तमान में क्या कर दिया गया है, आरबीआई की घोषणा है, आरबीआई ने घोषणा की है कि हम 2000 के नोटों को प्रचलन से वापस ले रहे हैं, यानी कि आरबीआई नए नोट तो जारी करेगी ही नहीं। अब बैंक जो है वो नए 2000 के नोट तो देगा ही नहीं, साथ ही साथ जो नोट है लोगों के पास मौजूद, वो क्या करें, जो लोगों के पास नोट मौजूद हैं वो क्या करें, अपने नोटों को 30 सितंबर 2023 से पहले पहले जाके या तो बैंकों में जमा कर दें या फिर क्या करें, उन नोटों को बदल कर उसकी जगह पर दूसरे नोट ले लें, ठीक ना। तो ये प्रावधान दिया गया है। यहां तक बात समझ में आई? ये था हमारा विमुद्रीकरण से रिलेटेड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक ना। क्या था विमुद्रीकरण, क्यों था विमुद्रीकरण, इसके पक्ष विपक्ष दोनों हमने देखे, वर्तमान में इसके संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी देखे, आपको वो भी खोल के दिखा दिया मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में क्या वर्डिक्ट दिया था, ठीक ना। तो 2000 रुपए के नोट मई में आरबीआई द्वारा
संचलन से बाहर ले लिए गए हैं, बाहर कर दिए गए। यद्यपि 30 सितंबर 2023 तक इन्हें जमा करने या बदलने का प्रावधान किया गया है। ठीक ना, ये पॉइंट समझ में आया। तो ये था हमारा विमुद्रीकरण से रिलेटेड पूरा टॉपिक, जिसको जो है तो हमने क्या किया, हमने डिटेल में समझने का प्रयास किया कि आखिर विमुद्रीकरण का पूरा चक्र क्या है मुद्दे विमुद्रीकरण से संबंधित, विमुद्रीकरण क्यों किया गया था, इसके घोषित अघोषित उद्देश्य क्या थे, हमने सब चीजों के बारे में समझने का प्रयत्न किया। ठीक ना, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो जब यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब हम जरा बढ़ते हैं किस तरफ, हम बढ़ते हैं विदेशी व्यापार की तरफ, फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार एवं निवेश, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इस चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कंप्लीटली एक न्यू चैप्टर है। ठीक ना, जरा बात को समझिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, निवेश एवं व्यापार। ठीक ना, जब किसी एक देश से किसी दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश। ठीक ना, मान के चलिए कि भारत एक देश है, भारत किसी दूसरे देश में निवेश कर रहा है, यानी कि एक देश से दूसरे में निवेश। एक देश से दूसरे देश में निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक, चाहे भारत से अमेरिका में हो, या भारत से मान के चलिए यूरोप में, कोई यूरोप के किसी देश में निवेश हो रहा हो, या अमेरिका से भारत में निवेश हो रहा हो, या श्रीलंका में भारत से निवेश हो रहा हो, किसी भी इस तरह के निवेश को क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश। ठीक ना, भारत में यदि हम विदेशी निवेश की बात करें तो भारत में विदेशी निवेश दो प्रारूप में होता है। पहले को हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर इसको आम बोलचाल की भाषा में आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक, पहला क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक ना, ये दो तरह के निवेश भारत में विदेशों से होते हैं। ठीक ना, यदि हम एफडीआई की बात करें तो एफडीआई किसे कहते हैं, जरा बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफडीआई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एफडीआई। दो तीन चीजें ध्यान में रखिए। पहला तो कि किसी दूसरे देश से भारत में निवेश हो रहा है, ठीक ना, चाहे वो उत्पादन वस्तु के लिए हो चाहे वो सेवाओं के लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश भारत में, ठीक ना, जो वस्तु या सेवा के उत्पादन के उद्देश्य से हो, लेकिन 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 पॉइंट क्या है कि वो दीर्घकालीन हो, अल्पकालिक ना हो, दीर्घकालीन हो, कि लंबे समय तक के लिए वो निवेश हो। तो ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक ना, यानी कि विदेशों से भारत में दीर्घकालीन विदेशों से भारत में दीर्घकालीन उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में निवेश। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफडीआई। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, एफडीआई। कि विदेशों से भारत में जो भी निवेश आ रहा है, चाहे वो वस्तु के उत्पादन के लिए आए चाहे वो सेवा के उत्पादन के लिए आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि वो किस लिए आ रहा हो, दीर्घकालीन उद्देश्य से आ रहा हो। ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एफडीआई। ठीक ना, इसका उद्देश्य होता है कि भारत में कारोबार में पैसा लगाकर लाभ कमाना, दीर्घकालिक लाभ कमाना, तुरंत नहीं, अल्पकालिक नहीं। ठीक ना, अतः कहा जाता है कि एफडीआई के रूप में आई हुई धनराशि जो होती है ना, वो देश में लंबे समय तक स्थिर रहती है। एफडीआई के रूप में आई धनराशि लंबे समय तक स्थिर रहती है। एफडीआई के रूप में आई हुई धनराशि जो है वो लंबे समय तक स्थिर रहती है। क्यों क्यों क्योंकि दीर्घकालिक लाभ कमाने का उद्देश्य है ना। ये जो पैसा आएगा ना, किसी उद्योग की स्थापना में लगेगा, किसी नई फैक्ट्री में लगेगा, या मान के चलिए सर्विस सेक्टर में विस्तार करना है तो उसमें पैसा जाएगा। उद्देश्य क्या है कि लंबे समय तक भारत में पैसा लगाकर लाभ कमाना। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट्स पर, इन डेफिनेशंस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, अब जरा बात को समझिएगा, ये एफडीआई जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एफडीआई दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है ग्रीन फील्ड एफडीआई, और दूसरे को कहा जाता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड एफडीआई का क्या मतलब है और ब्राउन फील्ड एफडीआई का क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं ग्रीन फील्ड की, तो मान के चलिए एक सपाट जमीन पर, यानी कि उस जमीन पर अभी कुछ नहीं है,
बिल्कुल खाली पड़ा हुआ जमीन है, अगर उस जमीन पर पैसा लगाकर विदेशी निवेश के माध्यम से एक नई फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, चाहे वो सेवा के उद्देश्य से हो, चाहे वो मान के चलिए किसी भी उद्देश्य से, अगर एक कंपनी खड़ी की जा रही है बिल्कुल सपाट जमीन पर, मतलब उस जमीन पर कुछ नहीं था। सपाट का मतलब ये नहीं कि मतलब प्लेन मैदान में ही, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि उस जमीन पर पहले से कुछ भी नहीं बना हुआ है, अगर उस जमीन पर विदेशी निवेश के माध्यम से कुछ नई कंपनी स्थापित की जा रही है तो इसे क्या कहते हैं हम, ग्रीन फील्ड एफडीआई, यानी कि खाली जमीन पर देखिएगा चमक तो नहीं आ रहा ना, खाली जमीन पर यदि विदेशी निवेश के माध्यम से जमीन पर विदेशी निवेश के माध्यम से यदि कोई कंपनी या इकाई स्थापित की जाए, इकाई स्थापित की जाए तो इसे क्या कहेंगे, सॉरी, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड नाम से समझिए, ग्रीन फील्ड का क्या मतलब है कि खाली मैदान है, उस पर विदेशी निवेश के माध्यम से कोई नया जो है वो या तो कंपनी स्थापित की गई है या इकाई स्थापित की गई है, तो इसे हम क्या कह देंगे, हम इसे कहेंगे ग्रीन फील्ड एफडीआई। वही यदि एफडीआई, यदि निवेश, विदेशी निवेश पहले से स्थापित किसी कंपनी में आए, यदि विदेशी निवेश पहले से स्थापित किसी कंपनी में आए, पहले से स्थापित किसी इकाई, कंपनी कहेंगे ब्राउन फील्ड एफडीआई। जैसे मान के चलिए कि पहले से ढांचा बना हुआ है लेकिन विदेशी निवेश आया और विदेशी इसमें और दो फ्लोर बनाए या फिर किया गया इसमें और कुछ नई मशीनें जो ला दी गई, तो इस तरह के निवेश को क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई। एक लाइन में समझिए, ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब बिल्कुल नया, और ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब है कि पहले से विद्यमान है उसी में और पैसा लगा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्राउन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, अब अंतर समझ में आएगा। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ग्रीन फील्ड एफडीआई का क्या मतलब है, ब्राउन फील्ड एफडीआई का क्या मतलब है, पीटी वगैरह, ठीक ना, या स्टेटमेंट वगैरह में आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो सेंस को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये तो हो गए एफडीआई के दो प्रकार। अब भारत में जो एफडीआई लाने का तरीका है या भारत में एफडीआई के आगमन के तरीके, ये भी दो हैं, दो तरीके हैं। पहले को कहते हैं स्वचालित रूट, ठीक ना, इसको आम बोलचाल की भाषा में बॉम्बे रूट भी कहते हैं। दूसरे को कहते हैं सरकारी मार्ग, यानी कि गवर्नमेंट रूट। इसको आम बोलचाल की भाषा में दिल्ली रूट भी कहते हैं। ठीक ना, पहला क्या है, पहला है स्वचालित मार्ग जिसे हम क्या कहते हैं, मुंबई रूट, और दूसरा है सरकारी मार्ग जिसे दिल्ली रूट कहते हैं, ठीक ना। बात को समझिएगा, स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग में अंतर क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके संदर्भ में, जरा बात को समझिएगा। स्वचालित मार्ग का मतलब है कि सीधे लाकर पैसा निवेश कर दिया जाए और 30 दिन के अंतर्गत बता दिया जाए, यानी कि पहले से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
जिन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से विदेशी निवेश की अनुमति है, उन क्षेत्रों में यदि कोई विदेशी निवेशक चाहे तो वो जब उसको मर्जी करे वो लाकर उस क्षेत्र में पैसा निवेश कर सकता है। बस 30 दिन के अंदर अंदर उस क्षेत्र से संबंधित जो भी कोई सरकारी संस्थान है या इकाई है, कोई भी नियामक है, उसको सूचना दे देनी होती है। पॉइंट समझ में आ रहा? ठीक, यानी कि स्वचालित मार्ग से जिन क्षेत्रों में अनुमति है, जिन क्षेत्रों में अनुमति है स्वचालित मार्ग से विदेशी निवेश की, वहां विदेशी निवेश कभी भी संभव है। विदेशी निवेश के 30 दिन के अंदर अंदर बताना होता है। तीस दिन के भीतर जानकारी देनी होती है, ठीक ना? कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से 30 दिन के अंदर जो है वो जानकारी दीजिए, ठीक ना? 30 दिन के भीतर आपको जानकारी देने की होती है। पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये भी लिख लीजिएगा, इसमें पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हो गया स्वचालित मार्ग, जिसे बॉम्बे रूट कहते हैं। दूसरा है सरकारी मार्ग, या जिसे दिल्ली रूट कहते हैं। दिल्ली रूट के माध्यम से निवेश कैसे होता है, या विदेशी निवेश जो है वो भारत में कैसे होता है, ठीक ना? भारत में वर्तमान में यदि आप क्या बोलते हैं, कोई विदेशी निकाय जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको FIFP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ठीक ना, FIFP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP, इस पर क्या करना होता है, अपना आवेदन डालना होता है। जो विदेशी निकाय भारत में सरकारी मार्ग के माध्यम से, यानी कि जिस क्षेत्रों में सरकारी मार्ग के माध्यम से ही निवेश की अनुमति है, यदि इन क्षेत्रों में यदि कोई विदेशी निकाय जो है वो यदि निवेश करना चाहती है, तो उसको क्या करना होगा, FIFP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, इस पर आके अपने आप को सूचीबद्ध करना होगा, अपनी अर्जी डालनी होगी, ठीक ना? अर्जी पर क्या करेगा, ठीक ना, अर्जी पर BPIIT, भारत में संस्थान है BPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT भारत सरकार में एक विभाग है DPIIT। यह FIFP इसी के अंतर्गत आता है। ये FIFP पोर्टल जो है ना, ये इसी के अंतर्गत आता है। DPIIT इस पर विचार करेगी, ठीक ना? DPIIT क्या करेगी, इस पर विचार करेगी और ये सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो प्रदान करेगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करेगी, यानी कि अलग अलग जगह जो है वो 10 जगह अर्जी दायर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि सारी बातें इसी के थ्रू होंगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, ये क्या करेगी, उस आवेदन को वास्तविक उचित मंत्रालय के विभाग को भेजेगी। जैसे मान के चलिए बैंकिंग क्षेत्र में यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कौन सा मंत्रालय होगा? वित्त मंत्रालय होगा। तो वो वित्त मंत्रालय को ये डाटा भेजेगी क्या कि देखिए कोई फलाना बाहर की बैंक है या फिर कोई जो है वो संस्थान है जो इस बैंक में इतना निवेश करना चाह रही है, अगर सरकारी मार्ग से हो रहा होगा तो, ठीक ना। तो ये क्या करेगी? उचित मंत्रालय को निर्देश भेजेगी, जानकारी भेजेगी। उचित मंत्रालय एवं विभागों को जानकारी भेजेगी, ठीक है। अगर मान के चलिए कि विभाग और वो मंत्रालय जो है उसके परामर्श के बाद डीपीआईआईटी अगर उसको स्वीकार कर लेती है तो भारत में विदेशी निवेश हो जाएगा, लेकिन अगर डीपीआईआईटी परामर्श के उपरांत अगर उसको अस्वीकार कर देती है तो ये विदेशी निवेश भारत में संभव नहीं हो पाएगा, ठीक ना। यानी कि डीपीआईआईटी के पास अधिकार है परामर्श के, मंत्रालय या विभाग से परामर्श के उपरांत वो चाहे तो इसको स्वीकार करे, चाहे तो इसको वो अस्वीकार कर दे, दोनों कर सकती है। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो इसको स्वीकार कर लेगी, अगर उसकी इच्छा नहीं है, अगर उसको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, कोई भी समस्या है, तो वो चाहेगी तो इसको अस्वीकार कर सकती है। यहां तक बात समझ में आया? ये है सरकारी रोड। आप समझ में आया? दिल्ली रोड स्वचालित में आपको किसी से कोई परमिशन नहीं लेना था, यहाँ पर आपको पहले से परमिशन लेना होगा। FIFT पर जाकर पहले तो पूरा डिटेल डालो, फिर डीपीआईआईटी आपको बहुत सारी चीजें पता करेगी, फिर वो जो है वो मंत्रालय को भेजेगी, मंत्रालय और डीपीआईआईटी के बीच में क्या होगा? परामर्श होगा, और इस परामर्श के उपरांत यदि लगेगा क्या कि नहीं ठीक है, किया जा सकता है, तो निवेश की अनुमति मिलेगी, अगर नहीं तो फिर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो ये है सरकारी रोड। यदि बात करें भारत की, तो भारत में एफडीआई के संदर्भ में कई सारे परिसीमन लागू हैं। परिसीमन है, परिसीमन का क्या मतलब है कि एक सीमा फिक्स्ड है कि इतना ही विदेशी निवेश हो सकता है। याद आ रहा है जब मैं बैंक पढ़ा रहा था, बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, बैंकिंग प्रणाली, तो मैंने उस टाइम आप लोगों को बताया था कि बैंकों में अलग अलग है कि अगर आप विदेशी बैंक है तो इतना प्रतिशत एफडीआई हो सकता है, यदि कोई भारतीय बैंक खोला जा रहा है तो पहले 5 साल में कितना रहेगा उसमें विदेशी निवेश, अगले 15 साल में कितना रहेगा, तो इससे संबंधित कुछ परिसीमन है। जैसे कि भारत के कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति है, 100% एफडीआई लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 100% एफडीआई पूरी, चाहे तो पूरा का पूरा विदेशी कंपनी आए और अपना ही पूरा का पूरा जो है वो सेटअप तैयार करे, तो यानी कि 100% एफडीआई की अनुमति है। कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको 74% ही एफडीआई की अनुमति है, कुछ क्षेत्र है जहां पर 49% तक ही एफडीआई की अनुमति है, कुछ क्षेत्र जहां 24% तक ही एफडीआई की अनुमति है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिसीमन है, ठीक ना। जैसा सरकार को आवश्यक लगता है वो अपने उस जरूरत के हिसाब से जो है वो क्या करती है? परिसीमन को लागू करती है, ठीक ना। जैसे कि यदि हम इस बार भारत की अभी बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है। दिखाता हूं एक बार, ये देखिए इस बार का इकोनॉमिक सर्वे, इसमें देखिए एक्सटर्नल सेक्टर, खुला ही नहीं,
ये चैप्टर 11 तो है ही नहीं। ये भर गया है क्या? डाउनलोड हो ही नहीं रहा। तो यही खुल नहीं रहा। ये देखिए एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे का ऑफिशियल डेटा। इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि एफडीआई वगैरह कहां से कितना आ रहा है। कितना भेज रहे हैं, कितना, ये इस चैप्टर में तो हमें इसी को देखना है ना। दिखाता हूं आपको। एफडीआई देख रहा, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना कहां से आ रहा था। अब इसमें हम खोजते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जा ये नहीं दिखाया कि कौन सा देश से आ रहा है सबसे ज्यादा भारत में। ये नहीं दिखाया है। रुकिए, अब मैं इंटरनेट पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, चलिए इसी को देखते हैं। ये देखिए बिजनेस टुडे का डेटा है। क्या दिखा रहा है 2022 में, 2022 में किन किन देशों से जो है वो कितना कितना एफडीआई आया है, ये दिखा रहा है, ठीक ना। यदि हम बात करें तो ये देखिए टॉप कंट्रीब्यूटर टू एफडीआई,
Y22 यानी कि पिछले साल की बात कर रहे हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा कहां से आया? एफडीआई। तो सबसे ज्यादा कहां से आया है? सिंगापुर से। भारत में जितना भी एफडीआई आया है टोटल रिकॉर्ड एट 84.83 बिलियन। कितना का एफडीआई आया है? 84.83 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया, जिसमें से 27% अकेले कहां से आया है? सिंगापुर से। दूसरे नंबर पर है यूएसए। कितने प्रतिशत के साथ? लगभग 18% के साथ। एफडीआई की बात कर रहा हूं, टोटल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एफडीआई की बात कर रहा हूं, ठीक ना। एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया। दूसरे नंबर पर है यूएसए। तीसरे नंबर पर है हमारा मॉरिशस। कितना? लगभग 16% यहां से आया है। चौथे नंबर पर नीदरलैंड और पांचवें नंबर पर स्विट्जरलैंड। टॉप 3 याद रखिएगा कौन कौन सा? सिंगापुर, सिंगापुर के बाद यूएसए, यूएसए के बाद क्या? मॉरिशस। तो क्या हुआ है? इन 3 जगहों से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। इन 3 जगहों से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। यदि हम सेक्टर की बात करें कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यानी कि भारत में कंप्यूटर से संबंधित जो अलग अलग कंपनियां थी ना, ये कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित, उसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आया है 24.60%। दूसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, इसमें आया है 12.13%। और तीसरे नंबर पर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि वो कार वगैरह से संबंधित जो कंपनी है उसमें एफडीआई आया है। यहां तक बात समझ में आ रहा? यदि हम राज्यों की बात करें कि सबसे ज्यादा किस राज्य में एफडीआई आया है, तो सबसे ज्यादा आया है कर्नाटक में। ऐसे ही सॉफ्टवेयर वगैरह का हब, तो सबसे ज्यादा एफडीआई आया है कहां? कर्नाटक में। दूसरे नंबर पर आया है महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर तमिलनाडु और पांचवें नंबर पर हरियाणा, ठीक ना। टॉप 5 में अपना प्यारा यूपी नहीं है, ठीक ना। G20 में मंगवाए हैं, देखिए योगी जी, अब अगले साल का डेटा आने दीजिए तो देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है वो सिंगापुर से आया है। कई बार जो है ना पीटी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक, कि सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो सिंगापुर से आया है। ऑप्शन में आपको मॉरिशस भी देगा और आपको ये भी देगा, अमेरिका भी देगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां तक बात समझ में आ गई? और सबसे ज्यादा पैसा कौन से क्षेत्र में आया है? तो सबसे ज्यादा पैसा भी आया है इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाले क्षेत्र में। यहां तक बात समझ में आ रही? तो ये तो था आपका एफडीआई से संबंधित पूरी कहानी, ठीक ना। इसमें कोविड के दौरान एक और परिवर्तन किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड महामारी के कारण पूरा शेयर मार्केट जो है वो धराशायी हो गया था। आप लोगों को दिखाया था मैंने कि कोविड के दौरान क्या हो गया था, 12,000 पर जो निफ्टी चल रहा था ना, निफ्टी 50, वो गिरकर 7,000 के आसपास पहुंच गया था। तो यानी कि क्या है कि शेयर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। इसके कारण क्या हो रहा था, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी बहुत सस्ते होते जा रहे थे। तो ऐसे में चीन ने बुद्धिमानी दिखाई। क्या चीन ने बुद्धिमानी दिखाई? चीन की जो केंद्रीय बैंक है ना, जो चीन की जो सेंट्रल बैंक थी, उसने क्या किया, भारत में एचडीएफसी बैंक के 1.01% शेयर खरीद लिए। एचडीएफसी बैंक के, भारत मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक ना। तो एचडीएफसी बैंक के उसने शेयर खरीद लिए। अब इसी प्रावधान के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने तुरंत एफडीआई नियमों में संशोधन किया और एफडीआई नियमों में संशोधन करके कहा क्या कि ऐसे देश जो जिनकी स्थलीय सीमा भारत से सटती है या भारत से लगी हुई है, यदि वो भारत में निवेश करना चाह रहे हैं या उस देश से संबंधित कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश के माध्यम से भी निवेश करना चाहेगा, तो उसको भारत सरकार की अनुमति लेनी ही होगी। उद्देश्य क्या था कि वो जो कोविड के दौरान जो शेयर की कीमतें अचानक से गिरी थी ना, उसमें उसका फायदा उठा के ये सब जो है वो भारतीय कंपनियों के शेयर बहुत ज्यादा ना खरीदे। तो इस कारण से क्या किया गया था, हालांकि एचडीएफसी बैंक में जो है वो चाइनीज बैंक ने क्या कर रखा था, 1% जो है वो शेयर खरीद लिया था। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। अरे दिखाया था आप लोगों को। देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दिख रहा ना, आज 1600 इसका प्राइस है ना। हाँ, 5 साल वाले में जाइए, ये दिख रहा जनवरी, ये देखिए कोविड का दौर, कब की बात है, 20 फरवरी। शेयर प्राइस कितने हैं, 1200। और देखिए कोविड में गिर के कितने पर पहुंच गया था, कोविड में ये गिरकर पहुंच गया है 800 पर।
3 अप्रैल को ये 800 पर पहुंच गया और इसी दौरान जो है वो क्या किया, चाइनीज बैंक ने जो है इस कंपनी के शेयर उठा लिए 1% के आसपास। तो भारत सरकार ने तुरंत जो है वो संशोधन किया और बोला क्या कि नहीं, ऐसे नहीं निवेश कर सकते हो, यदि निवेश करना है तो क्या करना होगा, भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी, तुम ओपन मार्केट से शेयर नहीं उठा सकते वैसे। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये था पूरा हमारा एफडीआई क्या है, एफडीआई किसे कहते हैं, ठीक ना। एफडीआई एफपीआई दोनों में के बारे में अभी हमने समझा, एफपीआई के बारे में बताऊंगा, वैसे बता चुका हूं मैं जब शेयर मार्केट पढ़ा रहा था ना, कैपिटल मार्केट पढ़ा था, तो उस टाइम एफपीआई मैंने बताया था, अभी फिर से बता दूंगा, ठीक ना। एफडीआई के प्रकार हमने देख लिए, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड क्या होते हैं, ठीक ना। ऑटोमेटिक रूट से और गवर्नमेंट रूट से, दोनों रूट से कैसे कैसे निवेश होता है ये भी हमने देख लिया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एफडीआई के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या उत्पन्न होते हैं किसी अर्थव्यवस्था पर। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एफडीआई के पॉजिटिव इंपैक्ट। यदि एफडीआई के हम सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला तो इसका यही प्रभाव है कि इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का आगमन सुनिश्चित होता है। आपको पता है ना, अभी बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि विदेशी मुद्रा जरूरी होता है, तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए ना, समझ में आ रहा ना। तो विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह सुनिश्चित होता है। तो यही फायदा है, विदेशी मुद्रा, किसी भी देश के पास विदेशी मुद्रा जितनी ज्यादा है इतना जो है उसको आयात कवर है, इंपोर्ट कवर बोलते हैं इसको, कि अगर मान के चलिए मेरे पास 9 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि मैं इतने समय तक अपने आयात के लिए पे कर सकता हूं, तो ये उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा माना जाता है। तो पहला तो फायदा यही है। दूसरे फायदे की ये बात करें तो ये दीर्घकालीन उद्देश्य से आते हैं, अतः ये घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को स्थिर रखते हैं, ये दीर्घकालीन उद्देश्य से आते हैं। अतः घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक ना, दीर्घकालीन उद्देश्य से आते हैं, अतः घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को ये प्रभावित नहीं करते हैं या कम प्रभावित करते हैं तुलनात्मक रूप से। एफआईआई और एफपीआई अभी बताऊंगा ना, वो ज्यादा प्रभावित करते हैं, बताया था, तुरंत आते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तुरंत लेके भाग जाते हैं। तो विदेशी मुद्रा वो जो प्रवाह तेजी से होता है ना, वो क्या करता है, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। लेकिन ये दीर्घकालिक है, आराम से आए हैं, तो इस कारण से क्या होगा, आराम से लंबे समय में जाएंगे या फिर लंबे समय तक रहेंगे, तो इस कारण से घरेलू मुद्रा के विनिमय दर पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा इसका फायदा है, चूंकि ये उत्पादन के उद्देश्य से लगाए गए हैं, ये उत्पादन में लगाया जाता है, अतः इससे देश की जीडीपी बढ़ती है। देश की जीडीपी में इसके कारण से वृद्धि होती है। ये बात भी समझ में आया, ठीक ना। ये उत्पादन में बढ़ोतरी करवाते हैं, इस कारण से देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। जरा सोच के देखिए ना, मान के चलिए पहले जो है वो भारत में केवल सैमसंग के फोन बन रहे थे, अगर एप्पल आया और एप्पल ने आकर भारत में एफडीआई किया और एक नई फैक्ट्री लगा दी, तो अब ये जो एप्पल के नए प्रोडक्ट बनेंगे ये तो भारत की जीडीपी में ही ऐड होंगे ना, तो इससे देश की जीडीपी भी तो बढ़ेगी।
भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी बनेगा, तीसरी बनेगा, दूसरी बनेगा, तो इससे देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये भी इसका तो एक सकारात्मक प्रभाव ही तो है। यदि हम अगले की बात करें तो इससे क्या होता है, अवसंरचना निर्माण वगैरह भी होता है। अगर एफडीआई मान के चलिए सड़क परिवहन या किसी और क्षेत्र में आया या उद्योग में ही आया, तो इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जरा सोच के देखिए वही एग्जांपल, अगर एप्पल आएगा भारत में और नई फैक्ट्री लगाएगा, तो इस नई फैक्ट्री में जो है नए लोगों को रोजगार पर भी तो रखेगा। सारा काम मशीनों से ही थोड़ी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होते हैं। एफडीआई आने से रोजगार की संभावना किसी भी क्षेत्र में, अगर सेवा क्षेत्र में भी अगर एफडीआई आ रहा है तो रोजगार के तो अवसर उत्पन्न ही होंगे ना। बात समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, अगर आप इसको चाहें तो इससे क्या होगा कि इससे संरचना निर्माण पर भी बल मिलता है। या छोड़िए इस पॉइंट को, छोड़ के अब संरचना वाले को अगला पॉइंट आप लिखिए ऐसे, अगले पेज पे लिख लीजिए। विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण, विदेशी निवेश के कारण उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण विदेशी निवेश से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक ना, देश में जो उत्पादन वगैरह जो हो रहा है उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा और मूल्यों में कमी आएगी। सिंपल सी बात है। अब मान के चलिए भारत में जो है वो जो भी हमारा लोकल कोई कोला वगैरह है वो ज्यादा महंगा था। अब कोको कोला आएगा या फिर मान के चलिए कोको कोला भारत में आके निवेश करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता भी बेहतर होगी और कीमत में भी कमी आएगी। प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता बेहतर, गुणवत्ता बेहतर होगी और कीमत में कमी आएगी। ये पॉइंट भी समझ में आया? गुणवत्ता बेहतर और कीमत में कमी आएगी। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी प्रतिस्पर्धा होती है ना, तो प्रतिस्पर्धा हमेशा गुणवत्ता को बेहतर करती है, हमेशा गुणवत्ता में सुधार लाती है। ठीक, गुणवत्ता में बेहतरी आएगी। आगे हम अगर इसी कंटेक्स्ट में देखें तो इससे ये भी होगा कि प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी का भी भारत में आगमन होगा। नई नई प्रौद्योगिकी, नई प्रौद्योगिकी का भारत में आगमन होगा। नई प्रौद्योगिकी का भारत में आगमन होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। आप जरा सोच के देखिए ना कि अगर मान के चलिए कोई विदेशी कंपनी है जो कोई एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती थी, अगर वो भारत में आकर निवेश करती है और भारत में बनाना, इससे भारत में इस नई प्रौद्योगिकी का आगमन होगा। भारत में नए नए मानव संसाधनों का आदान प्रदान सुनिश्चित होगा। ठीक ना, जिससे क्या हो जाएंगे, हमारे जो घरेलू पार्टनर वगैरह भी जो है वो भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इतना ही नहीं, एफडीआई के माध्यम से क्या होता है, कार्य संस्कृति का भी आदान प्रदान देखने को मिलता है। कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, ये बिल्कुल वैसे है। जरा सोच के देखिए ना कि भारत में क्या है कि बॉस आए तो एकदम नतमस्तक
वो वाला नहीं है कि थोड़ा सा चाटुकार टाइप का, या फिर बिल्कुल एकदम वो संस्कृति भावनात्मक वगैरह वाला। वहां पर आप विदेशों मूवी वगैरह में देखते हैं कि बॉस को भी नाम से बुला रहे हैं, हमारे वहां सर्वर नहीं लगाया जाता है। तो थोड़ा सा वो रैशनल वर्क कल्चर, ठीक ना, भारत में जो है वो जाति वगैरह संबंधित जो प्रॉब्लम्स है या धर्म वगैरह से संबंधित जो समस्याएं वगैरह है उन सबको दूर किया जा सकेगा। ये जो है वो रैशनल वर्क कल्चर भारत में आएगा कि नहीं, योग्यता के आधार पर तुम फलांके तुम्हारे चाचा हैं इस कारण से तुमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक ना, तुम अगर बढ़िया काम कर रहे हो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तब तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तब तुम्हारा पोस्ट डिसाइड होगा। तो इसके कारण क्या होगा, विदेशी निवेश के कारण एक बढ़िया वर्क कल्चर भारत में आएगा। और इस वर्क कल्चर के कारण क्या आएगी कि भारत में गुणवत्ता ज्यादा अच्छी आएगी। तो ये सारे हैं क्या, एफडीआई के कुछ सकारात्मक प्रभाव, ठीक ना, जिनके माध्यम से किसी देश का क्या होता है, देश का विकास होता है, देश का भला होता है। एक बार फटाफट देख लीजिए क्या क्या है। यदि हम बात करें तो विदेशी मुद्रा का आंतरिक प्रवाह सुनिश्चित होगा, देश में विदेशी मुद्रा आएगी। दूसरा क्या है, दीर्घकालिक समय तक रहेंगे, अतः घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को ये स्थिर रखेंगे। उत्पादन में लगेगा, इसके कारण क्या होगा, देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, ठीक ना। इसके अलावा रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे, फैक्ट्री वगैरह लग रहे हैं, बेरोजगारी वैसे ही एक समस्या है। विदेशी निवेश के माध्यम से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और इस प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों में भी कमी आएगी और गुणवत्ता में भी बेहतरी आएगी। नई प्रौद्योगिकी का भारत में आगमन होगा, नई प्रौद्योगिकी ही नहीं, मानव संसाधन भी लिख लीजिए, एवं मानव संसाधन का भारत में आगमन होगा। बढ़िया बढ़िया मान के चलिए वहां से मैनेजमेंट वगैरह वाले या सीईओ वगैरह भारत में आएंगे, तो मानव संसाधन का भी भारत में आगमन होगा। इतना ही नहीं, साथ साथ कार्य संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा, हमारी कार्य संस्कृति भी और ज्यादा सुधरेगी और ज्यादा निखर सकती है। तो ये सारे एफडीआई के फायदे, ठीक ना। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में इसके नकारात्मक प्रभाव अभी बचे हुए हैं, इसके नकारात्मक प्रभावों की हम लोग कल चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव पढ़ाने में आराम से 10-15-20 मिनट लग जाएगा, अभी शुरू करूंगा तो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, ठीक। तो क्या है, आज हम लोगों ने पढ़ा विमुद्रीकरण क्या है। विमुद्रीकरण देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार अगली बार एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने विदेशी निवेश एवं व्यापार स्टार्ट किया और इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक देखा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, किस किस तरीके से होता है, क्या क्या इसकी पद्धतियां हैं और कैसे क्या क्या इसके लाभ है, ये आज तक हमने देख लिया है। यहां तक क्लियर है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकेंगे, ठीक ना, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकेंगे। इसके आगे एफडीआई के क्या नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, एफपीआई क्या है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।